Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. I welcome you all to our course Energy Resource Management and Utilization. आज हमारा पहला सेशन है इस कोर्स का और इंट्रोडक्टरी टॉपिक है आज हमारा। तो लेट मी स्टार्ट विद द सिंपल क्वेश्चन। आपके ख्याल में जियो पॉलिटिक्स आजकल बड़ी हॉट हुई हुई है। इन्फ्लेशन बहुत सारे मुल्कों में बहुत ज़्यादा है। क्लाइमेट चेंज आपको पता है एक बहुत सीरियस इशू है। हम पाकिस्तान में स्पेशली हर साल इसको फेस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको आइडिया होगा दे आर टेकिंग ओवर द मार्केट, और इवन पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग मुल्क में भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी ऑल नो के ये क्रीप इन कर रही है तमाम इकोनॉमीज़ में, चाहे छोटी हो बड़ी इकोनॉमी हो, हर वॉक ऑफ लाइफ में। तो ये जो चार पांच चीज़ें मैंने गिनवाई, आपके ख्याल में इनमें क्या चीज़ कॉमन है? तो बेसिकली इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है एनर्जी, जो कि हमारा इस सब्जेक्ट का टॉपिक है। एनर्जी जो है बेसिकली आजकल पावर प्लांट्स की या ऑयल वेल्स के एक सब्जेक्ट नहीं रहा, बल्कि इट शेप्स नेशनल सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत डिपेंड करती है आपकी एनर्जी मैनेजमेंट पे। आपकी ग्लोबल ट्रेड जो है वो प्रॉब्ली उसका सबसे बड़ा पिलर एनर्जी है। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो आजकल लोग करते हैं कि मैं कहाँ पैसे लगाऊं कहाँ नहीं लगाऊं, उनमें एनर्जी को वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इवन आजकल जो यंग लोग कैरियर्स की ट्रेजेक्टरीज जब देख रहे होते हैं, तो वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख रहे होते हैं कि आजकल यूरोप में जैसे फॉर एग्जांपल ईएसजी हर इंपोर्ट पे बहुत हैवीली वे इन करती है। एनर्जी ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बना हुआ है। एनर्जी को डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसका एनालिसिस करना, स्मार्ट ग्रिड्स वगैरह, तो कैरियर्स को भी एनर्जी इन्फ्लुएंस कर रही है आजकल बहुत ज़्यादा। अ, पिछले साल 25 में, उससे पिछले साल 2024 में बहुत सारे मुल्क हैं जिन्होंने अपनी जीडीपी का 4% से ज़्यादा, अप टू 5% जो है वो अपनी एनर्जी इंपोर्ट्स पे लगाया है। तो फिर होता क्या है कि जब आप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं एनर्जी इंपोर्ट्स पे, तो जब प्राइस वोलेटिलिटी आती है, तेल महंगा हो जाता है या एनर्जी के सोर्सेज महंगे हो जाते हैं, तो फिर मुल्कों में रिसेशंस शुरू हो जाती हैं, स्लो डाउन हो जाती है उनकी इकोनॉमी, करेंसी पे प्रेशर आता है, और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है मुल्क में। और इसी तरह इस चीज़ को देखते हुए जो कैपिटल मार्केट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, अ, इन सब में बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बल्कि ट्रिलियंस कहना चाहिए, वो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज की तरफ अब रीडायरेक्ट हो रहे हैं। और एनर्जी का जो सब्जेक्ट है अब वो बेसिकली इन ये सब मेरी सारी बात का लुबे लुबाब ये है कि वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से अब निकल के वो बोर्ड रूम में डिस्कस होता है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेटजी। तो बेसिकली एनर्जी जो है वो अब एक सप्लाई चेन का या टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ मैनेजमेंट प्रॉब्लम। और चीपेस्ट एनर्जी जो होती है, आजकल लोग इस नज़र से नहीं देखते कि सबसे सस्ती कौन सी मिल रही है, बल्कि इस नज़र से देखते हैं कि सबसे सस्ती वो मिल रही है जिसको हम अच्छा मैनेज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो किलोवाट आपको बनाना ही ना पड़े, इस्तेमाल ही ना करना पड़े, वो सबसे सस्ता होता है, ज़ीरो प्राइस होती है उसकी, क्योंकि आप उस चीज़ को अच्छी तरह मैनेज कर रहे होते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो कोर्स है इंशाल्लाह, ये इट इट इज़ नॉट अबाउट आपने याद नहीं करना कि कौन से फ्यूल टाइप्स हैं और उस किसकी कितनी एफिशिएंसी है, बल्कि आपने ये समझना है कि एनर्जी जो है वो एबिटा को, यानी प्रॉफिट्स को कैसे इम्पेक्ट करती है, मुख्तलिफ कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में, मार्केट्स जो है वो कैसे रीशेप हो रही हैं रेगुलेशन की वजह से, डिजिटाइजेशन जो है वो ग्रिड्स को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है। हम लोगों ने रिसेंटली देखा है हमारे सोलर्स सोलर की जो नेट मीटरिंग थी, उस पे गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लेके आई है, तो वो उस पे ग्रिड्स अब कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। और जो हमारे ये पाथवेज हैं एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन के, ये नेशनल स्ट्रेटजी को कैसे चेंज कर रहे हैं। जैसे इसी हमारा पाकिस्तान का केस ले लें, तो अ, अब हम ने पिछले ही साल तकरीबन 4,000 गीगावाट के करीब हमारा
इंस्टॉलेशंस हुई हैं सोलर की। तो जिसका मतलब है यानी जब सर्दी आती है पाकिस्तान में काफ़ी सारी और बिजली का इस्तेमाल कम हो जाता है, तो हम एक्चुअली हमारा टोटल 8,000 तक इस्तेमाल रह जाता है। तो ये समझें कि 50% उस वक्त ग्रिड से बिजली नहीं यूज़ हो रही होती, बल्कि लोग अपने छत से यूज़ कर रहे होते हैं या फैक्ट्रियाँ अपने प्लांट से यूज़ कर रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि ग्रिड्स जो है वो ट्रांसफॉर्म होंगी, अब इररेलेवेंट नहीं भी हो गई तो ट्रांसफॉर्म ज़रूर होंगी। और ग्रिड्स जो है वो बेसिकली एक नेशनल सिक्योरिटी का भी सोर्स होती हैं, उसके अंदर एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू होती है। तो अगर मुल्कों की ग्रिड्स इस तरह नकारा होनी शुरू हो जाएंगी, नकारा इस सेंस में कि ग्रिड का कुछ खर्चा होता है। अगर आपने अपने घर पे सोलर लगा लिया, गवर्नमेंट फ़र्ज़ करें आपको अल्टीमेटली कहती है मैं तुमसे कुछ भी नहीं खरीदूंगी, और आप कहते हैं ठीक है मैं बैटरियां लगा लेता हूँ, तो फिर ग्रिड का खर्चा कौन बर्दाश्त बर्दाश्त करेगा? वो खर्चा तो यूज़र्स पे आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ग्रिड से कनेक्टेड ही नहीं है। तो स्ट्रेटजी भी शेप हो रही है इस सारी चीज़ से। तो इंशाल्लाह जब ये कोर्स आप मुकम्मल कर चुके होंगे तो यू शुड बी एबल टू लुक एट एनी ऑर्गेनाइजेशन, कोई फैक्ट्री या कोई बैंक या कोई यूटिलिटी, कुछ भी, इवन द गवर्नमेंट, और आप ये पूछ सकेंगे कि वेयर इज़ एनर्जी क्रिएटिंग रिस्क। यानी ये जो एनर्जी की मूवमेंट हो रही है, ट्रजेक्टरीज चेंज हो रही हैं, एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इससे किस किस लेवल पे रिस्क क्रिएट हो रहा है? क्या हम प्रॉफिटेबल रहेंगे कि नहीं? क्या हमारी हुकूमत स्टेबल है कि नहीं? क्या हम जियोपॉलिटिकली स्ट्रांग हैं कि नहीं? इस सवाल का जवाब एनर्जी में से निकल रहा है। और ऑब्वियसली इसकी फ्लिप साइड भी है कि ये सब चीज़ से अपॉर्चुनिटी कहाँ पे क्रिएट हो रही है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पे रिस्क आते हैं वहीं पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। और डिजिटल इकॉनमी, हम कहते हैं ना फ्यूचर की इकॉनमी डिजिटल होगी। एक्चुअली ये सिर्फ डिजिटल नहीं होगी, इट विल बी इलेक्ट्रिफाइड। इट विल बी इलेक्ट्रिफाइड इन द सेंस ऑफ गाड़ियाँ या सारी चीज़ें फिर इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही होंगी, जो अभी फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स पे चल रही है उनका काफ़ी हिस्सा। वो इकॉनमी डिकार्बनाइज्ड होगी, क्योंकि आपको पता है हर जगह पे प्रेशर आ रहा है डिकार्बनाइजेशन का। यूरोप वाले हमसे चीज़ें ही नहीं खरीद रहे, क्योंकि हम उनके डिकार्बनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे हैं। और इकॉनमी जो है वो डेटा ड्रिवन होगी। तो वो लोग जो समझेंगे एनर्जी मैनेजमेंट को, वो सिर्फ जो है एनर्जी की कॉस्ट नहीं कम कर सकेंगे, बल्कि दे विल शेप द स्ट्रेटजी। तो इस बैकग्राउंड के साथ शुरू करते हैं जी अपने कोर्स को। एनर्जी मैनेजमेंट की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि इट्स अ सिस्टमैटिक इंटीग्रेशन ऑफ टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस। यानी सिर्फ टेक्निकल की बात नहीं हो रही, बल्कि इसके साथ साथ फाइनेंशियल भी और आपकी जनरल प्रैक्टिसेस को भी, ताकि आप एनर्जी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकें। यानी फॉर एवरी किलोवाट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकें, कार्बन इम्पैक्ट अपना रिड्यूस कर सकें, रिजिलियंस बढ़ा सकें, यानी ब्रेकडाउन्स हों या एनर्जी अवेलेबल ना हो ट्रेडिशनल तो आप फिर भी चलते रहें। और 10, ये सब करके आप अपनी लॉन्ग टर्म एंटरप्राइज वैल्यू इंप्रूव करें। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो एनर्जी मैनेजमेंट का ये होता है कि आप अपनी एंटरप्राइज की वैल्यू बढ़ाएं थ्रू ऑप्टिमाइज्ड एनर्जी परफॉर्मेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की कि वो कैसे एनर्जी से रिलेटेड है। तो एनर्जी मैनेजमेंट के कुछ फिर सब ऑब्जेक्टिव्स, अगर हम इसी चीज़ को फर्दर ब्रेक डाउन करें तो कुछ ऐसे बनते हैं कि हम एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं एनर्जी मैनेजमेंट के थ्रू, एनर्जी की इस्तेमाल कम करना चाहते हैं, और ज़ाहिर है जब इस्तेमाल कम होगी तो उसकी कॉस्ट कम होगी। हम ग्रीन हाउस गैसेस कम करना चाहते हैं और एयर क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं। हम अच्छी कम्युनिकेशन चाहते हैं कि एनर्जी के मैटर्स पे हो, हर बंदे को जिस जिसका जो रोल है एनर्जी मैनेजमेंट में वो क्लियरली समझ आए। क्योंकि आपको पता होगा कि इन चीज़ों पे पॉलिटिकल माइलेज बगैर नॉलेज के हासिल करना कितना आसान है। जब आपका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा हो ना, तो कोई भी आपको भड़का सकता है कि देखो तुम लुट गए, बर्बाद हो गए, गवर्नमेंट ये नहीं ठीक कर रही, वो नहीं ठीक कर रही, लेकिन उससे ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं आती है। तो एक्चुअल चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। इसी तरह डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर वाइड एनर्जी यूजेज। यानी ना सिर्फ हमने ऊपर वाली चीज़ करने हैं, बल्कि ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी है कि
हम एनर्जी को मॉनिटर भी कर सकें, रिपोर्ट भी कर सकें, यानी पता चले एनर्जी किस जगह पे किस ट्रेंड के साथ इस्तेमाल हो रही है, और फिर उस चीज़ को मैनेज कर सकें। हम वी शुड बी एबल टू फाइंड न्यू एंड बेटर वेज टू इंक्रीज रिटर्न्स फ्रॉम एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स थ्रू R&D। यानी कि जहाँ पे भी हम पैसे लगाते हैं एनर्जी में, उसकी हमें रिटर्न्स अच्छे मिले, और हम डेवलप करें डेडिकेशन टू एनर्जी में लोगों का इंटरेस्ट, और ना सिर्फ उन लोगों का जो कि एनर्जी को मैनेज कर रहे हैं, बल्कि तमाम एम्प्लॉयज़ को आइडिया हो कि एनर्जी इस्तेमाल होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। और आखिर में, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ curtailments, brownouts और एनी इंटरप्शन इन एनर्जी सप्लाईज, यानी हम अ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन रिजिलियंट हो। ऐसा ना हो कि कहीं बिजली चली जाए, या बिजली कम हो, या कहीं वोल्टेज कम हो तो हमारी प्रोडक्शन बंद हो जाए। इसी चीज़ को आप फिर एम्पलीफाई करके गवर्नमेंट्स तक, मुल्कों तक, इकोनॉमीज तक ले जा सकते हैं। आज का अगर हम लैंडस्केप देखें एनर्जी का, तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी जो अब सिर्फ इस बारे में है कि आप बत्ती बंद कर दें, हीटर कम चलाएं या पंखा कम चलाएं। अगर आप ऐसा समझते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ये समझ रही है कि एनर्जी मैनेजमेंट इस चीज़ का नाम है, तो वो तकरीबन समझे कि 20 साल लेट चल रही है। ये आज से ये 2000, 2002, 4, 5 में ये बात किसी हद तक ट्रू थी। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल एनर्जी का लैंडस्केप कहता है कि नेट ज़ीरो कमिटमेंट्स की हुई हैं तकरीबन 140 से ज़्यादा मुल्कों ने। बताया हुआ है कि हम 100 ईयर तक नेट ज़ीरो हो जाएंगे, यानी हम हमारी कार्बन मिशंस ज़ीरो हो जाएंगी, पर्टिकुलर एक साल, जो भी साल हर मुल्क ने अनाउंस किया हुआ है। और चाहे हम मीट करें या ना करें इस चीज़ को, ये मार्केट्स ने ऑलरेडी प्राइस इन किया हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी मसनूआत जो हैं वो एक्सपोर्ट होना कम हो गई हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों की समझ नहीं है, और यूरोप हमसे अब चीज़ें नहीं ख़रीदता, और इसी तरह और भी बहुत से मुल्क नहीं ख़रीदते हैं। इसी तरह ESG प्रोग्राम्स जो होते हैं, सस्टेनेबिलिटी गवर्नेंस के जो प्रोग्राम्स होते हैं, पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। तो इन्वेस्टर्स भी आपको प्रेशराइज करते हैं कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स अपने लेके आएँ और उनको एडहेयर करें। स्पेशली जो हमारे फंड्स हैं, जिस तरह IMF हमें कर्जा देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, और भी हम बहुत सी जगहों से कर्जा लेते हैं। तो वो फिर आपकी स्क्रीनिंग करती हैं इन चीज़ों के लिए, कि आपकी एमिशन इंटेंसिटी कितनी है, आपकी एनर्जी एफिशिएंसी कैसी चल रही है। इसी तरह फिर इन्हीं चीज़ों से आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चलता है, यानी उन लोगों को पता चलता है कि आप पैसे कमा भी सकेंगे कि नहीं कमा सकेंगे उनको वापस करने के लिए। कार्बन प्राइसिंग जो है, इवन जिन जगहों पे कार्बन टैक्स नहीं भी है, वहाँ पे भी कंप्लायंस कॉस्ट में या बॉर्डर टैक्सेस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, CBAM वगैरह के बारे में। रिपोर्टिंग बर्डन होता है, तो कार्बन प्राइसिंग जो है वो अब आप चाहे आपकी इकोनॉमी में है या नहीं, आपको पे करनी पड़ती है। इसी तरह इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिस हमने थोड़ी देर पहले बात की, अब गाड़ियां जो हैं वो सारी की सारी इस तरफ जा रही है कि हम फॉसिल फ्यूल कम से कम इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। अ, अ, यानी ऑयल, अब गाड़ियां, आपको गाड़ी गाड़ी के मैन्युफैक्चरर्स बताते हैं कि आप एक फिल में बैटरी और फिल के साथ 1200 किलोमीटर या जितना भी चल सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन अब पिछले चंद सालों में हुई है, और थोड़े अरसे बाद ये जूं जूं बैटरीज की एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, तो शायद ऑयल मज़ीद उसका इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा इलेक्ट्रिसिटी पे। इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो ग्रिड है, ग्रिड का स्ट्रक्चर, वो चेंज हो रहा है, ग्रिड की शक्ल चेंज हो रही है। ग्रिड के बारे में इंशाल्लाह हम इस कोर्स में काफ़ी बात करेंगे। इसी तरह एनर्जी सिस्टम्स की डिजिटाइजेशन जो है, उसके अंदर स्मार्ट ग्रिड्स आ गई हैं। यानी स्मार्ट ग्रिड का मतलब ये होता है कि वो ग्रिड खुद अंदाज़ा लगाती है कि किस वक्त मेरे कौन से कंपोनेंट को कितनी बिजली चाहिए होती है, और वो उसी हिसाब से फिर बिजली डिमांड करती है उन जगहों से जहाँ से उसको बिजली मिल रही होती है। ग्रिड ग्रिड बेसिकली क्या होता है कि एक नेटवर्क सा है जो पूरे मुल्क में बिछा हुआ है। उसी में मुख्तलिफ बिजली बनाने वाले IPPs या डैम्स या जो न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह वो बिजली फीड करते हैं।
और उसी से यूज़र्स बिजली लेते हैं। तो जिन जगहों से यूज़र्स बिजली ले रहे होते हैं, जैसे आपके इलाके में आप कहते हैं ये हमारा ग्रिड स्टेशन है, वो बेसिकली ग्रिड से एक कह लें कि डाउनलोड कर रहा होता है बिजली और आपको दे रहा होता है। तो ग्रिड को बैलेंस करना होता है हर वक्त। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस काम पे लगी होती हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब सर्दियाँ हो जाती हैं तो हमारे मुल्क में 8,000 से भी गिर जाती है यूजेज। तो उस वक्त फिर मुख्तलिफ हमारे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं कि हम आर्टिफिशियल लोड जनरेट करते हैं। जैसे तरबेला डैम है, बहुत सी और जगहों पे भी हम पानी ऊपर चढ़ाते हैं पंप्स के थ्रू, और वो बहुत बहुत हैवी बिजली इस्तेमाल होती है। पानी ऊपर चला जाता है, बिजली इस्तेमाल हो जाती है, ग्रिड स्टेबल रहती है इतनी देर में, कहीं से डिमांड आ जाती है। और वो जो पानी ऊपर चढ़ता है उसको फिर हम बाद में नीचे गिरा के उसकी पोटेंशियल एनर्जी से दोबारा बिजली बना लेते हैं। तो जो आपकी ग्रिड्स हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं एनर्जी सिस्टम्स की। अब डिजिटाइजेशन हो रही है इस सेंस में कि आपकी ग्रिड्स इंटेलिजेंट हो जाएं, स्मार्ट हो जाएं। इसी तरह आप डिमांड फोरकास्टिंग करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ घरों को देखने की कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, यूटिलिटीज़ को देखने की कोशिश करते हैं कि उसकी किस वक्त कितनी डिमांड आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट हमसे तो पता नहीं 11 रुपए में ले रही है और बेच हमें शायद 30-40 रुपए में रही है। तो ज़ाहिर आपने देखना होता है कि आप किस वक्त दे रहे हैं गवर्नमेंट को। आप बेचना चाहते हैं दिन में, जिस वक्त हर जगह बिजली बन रही है, धूप बहुत ज़्यादा है। और आप ख़रीदना चाहते हैं रात को, जिस वक्त बिजली होती ही नहीं है। तो आप ये समझें कि आप उस वक्त चीज़ लेना चाहते हैं जब चीज़ डिमांड में है, तो जाहिर है उस वक्त महंगी होगी। और बेचना उस वक्त चाहते हैं जब कोई नहीं ख़रीदना चाहता, तो जाहिर है उस वक्त सस्ती बिकेगी। तो ये सारी चीज़ें फिर ये डेटा मैनेजमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें बिल्ट इन होती हैं। और फाइनली मैंडेटरी क्लाइमेट डिस्क्लोजर्स जो हैं, बहुत सी अब ऐसी मार्केट्स हैं जो कि अब ये समझें कि जो क्लाइमेट रिस्क है, अब इट्स अ ब्रॉड लेवल टॉपिक नाउ। अब ये इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट का इशू नहीं है। बहुत सी मार्केट्स हैं जो कहती हैं कि आप अपना क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोज करें, तब हम आपसे चीज़ खरीदने की बात करेंगे। तो बेसिकली एनर्जी इट इज़ नो लॉन्गर यूटिलिटी फंक्शन, जो जिस चीज़ को मैं बार बार एम्फोसाइज कर रहा हूँ, इट्स अ स्ट्रेटेजिक वेरिएबल नाउ। तो अ, इससे हमें फिर समझ आता है कि एनर्जी मैनेजमेंट जो स्ट्रेटेजिक क्यों हो गई है। इसको ज़रा हम खोल के देखें तो ये आपकी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट और टैक्सेस और एमोटाइजेशन और डिप्रिसिएशंस वगैरह, यानी आपकी जो बेसिकली बेसिकली अर्निंग्स हैं उनको इम्पैक्ट करती है। आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा, आपने सुना होगा कि इंडस्ट्री बंद हो रही है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इंडस्ट्री एनर्जी की कॉस्ट को। तो ये एक स्ट्रेटेजिक इशू है आपकी। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल बंद होती है, इट्स अ स्ट्रेटेजिक इशू। एक बार कोई एक मार्केट आपके हाथ से निकल जाए, यूरोप या अमेरिका या फॉर एग्जांपल जो भी आपसे अच्छे महंगे दामों के कपड़े खरीदते हैं, फिर उनको दहाइयाँ लग जाती हैं वहाँ पे वापस पेनिट्रेट करने में, क्योंकि कोई ना कोई और आ जाता है वहाँ पे, उनके नए कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अ, और इसको आप इस तरह से समझ लें कि आप अगर एनर्जी 5% सेव कर देते हैं, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है कंपेयर टू कि आप अपनी सेल्स 5% बढ़ा दें। क्योंकि सेल्स जो हैं वो तो उसके नीचे तो बहुत सारे पैसे लगे होते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में ना। लेकिन एनर्जी 5% सेव करने में कुछ नहीं लगता है, वो एकदम आपका खर्चा 5% नीचे लेके आ जाती है। इसी तरह एनर्जी जो है वो कार्बन कंप्लायंस को ड्राइव कर रही है। कंप्लायंस का कॉस्ट जैसे हमने बात की वो बढ़ती जा रही है। और जो लोग प्रोएक्टिवली मैनेज करते हैं फिर इन चीज़ों को, वो पेनल्टीज अवॉइड करते हैं और उनके फिर एसेट्स स्ट्रैंड नहीं होते। जैसे आपने सुना होगा चाइना की बहुत सारा माल जो है वो अमेरिका की पोर्ट्स पे पड़ा हुआ है, इस वजह से कि उन पे अमेरिका ने कार्बन कंप्लायंस के टैक्सेस लगा दिए हैं। इसी तरह आपकी सप्लाई चेन की रिजिलियंस, यानी आपकी एनर्जी डिसरप्शंस हो जाए तो उससे आपकी प्रोडक्शन डिसरप्शन ना हो। आप एनर्जी मैनेज ऐसे करें कि आपकी प्रोडक्शन चलती रहे। इसको ड्राइव करता है ऑब्वियसली एनर्जी। आप 2022 में ना यूरोप में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था, हम श्योर आपने सुना होगा, जब ये यूक्रेन रशिया की वॉर कह लें कि वो जो शुरू शुरू में थी उस वक्त।
तो सीरियस एनर्जी क्राइसिस आ गया था, क्योंकि रशिया ने खुद भी तेल देना बंद कर दिया था यूरोप को, और यूक्रेन से ज़ाहिर है मिलना बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पे वॉर शुरू हो गई थी। फिर आपकी इन्वेस्टर की परसेप्शन, इसके बारे में हमने बात की कि इसको एनर्जी बहुत अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। जिनकी जितनी अच्छी एनर्जी स्ट्रेटजीज होती हैं, उनको इतनी अच्छी ईएसजी रेटिंग्स मिलती हैं। और ओवरऑल फिर एनर्जी जो है वो आपकी कंपेटिटिव डिफरेंशिएशन देती है आपको। आपकी लो एनर्जी इंटेंसिटी प्रोडक्ट्स अगर होती हैं तो एक्सपोर्ट्स में आपको एडवांटेज मिलता है कार्बन रेगुलेटेड मार्केट्स में, और जितनी आजकल डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वो सब कार्बन रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। तो आप अगर इस बैकग्राउंड के साथ सीईओ हों, किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हों, तो क्या आप एनर्जी को मेंटेनेंस के एक टॉपिक के तौर पे देखेंगे, या स्ट्रेटजी के टॉपिक पे तौर तौर पे देखेंगे? तो इंक्रीजिंगली अब जाहिर है ये एक स्ट्रेटजी का टॉपिक बन रहा है, क्योंकि आपके आपके बहुत ज़्यादा पैसे इसमें जाते हैं। बिजनेस आप अच्छी जगहों पे चीज़ें नहीं बेच सकते, और आपको डिसरप्शंस का सामना हो सकता है। अब थोड़ी सी ये डेटा देखने से पहले देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के टर्म्स में एनर्जी मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है। ऑब्वियसली ये आपको प्रॉफिट्स देते हैं, कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, और अगर आप इवन गवर्नमेंट में भी हैं तो आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ाते हैं। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक शिप की एग्जांपल ले लें, तो एक शिप जो गैस टरबाइंस पे चलता है, वो 1 मिनट में अगर वो चारों अपने इंजन चला के चल रहा हो तो तकरीबन 3 से 4 टन फ्यूल खाता है 1 मिनट में। उसी को अगर आप डीजल इंजन पे ले जाएं तो वो आधे टन से भी कम खाता है 1 मिनट में, वही स्पीड अचीव करता है। इसी तरह उसको अगर आप उसकी एनर्जी मैनेजमेंट अच्छी कर लें, यानी एनर्जी मैनेजमेंट शिप्स के केस में बहुत तरीकों से हो सकती है। यानी आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे आपको स्पीड की ज़रूरत ही ना रहे, तो आप उसको उसके भी 1/10 पे ला सकते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखें तो बहुत सी, और आपने सर्कुलर डेट के बारे में सुना होगा ना, कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने पैसे नहीं दिए हुए वापडा को, तो वापडा ने नहीं दिए हुए पीएसओ को, तो पीएसओ ने नहीं दिए हुए ओजीडीसी को, एंड सो ऑन। तो फिर किसी को पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो एक सर्कुलर डेट क्रिएट हो गया है, और वो ऑर्गेनाइजेशंस फिर कभी कभी ऐसे लेवल पे आ जाती हैं कि वो अपनी तनख्वाहें भी नहीं दे सकती हैं। इसी तरह एनर्जी मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनसे आप तकरीबन 5 से 15% तक कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी की कॉस्ट सेविंग जो है वो सेल्स से या बिजनेस बढ़ाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि सेल्स बढ़ाने में आप 15% सेल्स बढ़ाएंगे अगर, तो प्रॉफिट शायद उसमें 2-3% होगा। लेकिन एनर्जी अगर आप 15% बचाएंगे तो 15 के 15% पैसे आपके बच जाएंगे। तो इस सेंस में अगर आप देखें तो आपकी जो एवेंचुअल सेविंग्स हैं, यानी एनर्जी वाली साइड करके भी, यानी अच्छे बल्ब लगा के या अच्छे पंखे लगा के अपना मुख्तलिफ एनर्जी से रिलेटेड इक्विपमेंट को ज़्यादा एफिशिएंट बना के और मैनेजमेंट करके भी, तो आप 30 से 70% तक एवेंचुअल सेविंग्स कर सकते हैं। और जो आजकल नई एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वो उनकी तो कॉस्ट जो है एनर्जी की, वो ट्रेडिशनल बिल्डिंग से 1/5 तक है, यानी 80% सेविंग हो रही है उसमें। तो इनफैक्ट होता क्या है कि ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस में एनर्जी मैनेजमेंट जो है वो प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा सोर्स बन गया है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। ये कुछ डेटा है ग्लोबल एनर्जी यूजेज के बारे में, इस वक्त तक यही डेटा अवेलेबल है। आर वर्ल्ड इन डेटा एक वेबसाइट है जो इससे एनर्जी से रिलेटेड डेटा पब्लिश करती है, तो 2021 तक अभी उन्होंने पब्लिश किया हुआ है। इसमें बस बड़ी बड़ी बात आपको ये समझनी है कि एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो 1990 से लेके अभी तक तकरीबन डबल से बढ़ गया पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 0.25% से कम इस्तेमाल करता है पूरी दुनिया की एनर्जी। ज़ाहिर है एनर्जी इस्तेमाल करने का मतलब होता है कि आपकी इंडस्ट्री चल रही है एक तरफ,
दूसरा उसका मतलब ये होता है कि आपके लोग एनर्जी के बिल अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे हम एक अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि हमारी एनर्जी की कॉस्ट किधर है ना। तो आप देखेंगे कि हम वर्ल्ड एवरेज से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और जिन मुल्कों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी में एनर्जी की कॉस्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह और भी बहुत सारे मुल्क हैं, लेकिन स्टिल वो इंडस्ट्री वाइज, सोसाइटी वाइज दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मुल्क हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 3,000 किलोवाट आवर से 10,000 किलोवाट आवर की रेंज में है। हम एक्चुअली बिल्कुल 3,000 के बिल्कुल शुरू शुरू में है। आपको और भी बहुत सारे बड़े मुल्क नज़र आ रहे हैं, जैसे इंडिया, वो भी इसी रेंज में है, लेकिन इंडिया इस रेंज के दूसरे एंड पे है, यानी हमसे डबल, तकरीबन डबल से भी कुछ ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बाकी मुल्क हाईलाइटेड आपको नज़र आ रहे हैं जो हमारी तरह एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। आप जो डार्क कलर में मुल्क हैं उनको देखें तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, 1 लाख से भी ऊपर। जैसे कनाडा शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने वाले मुल्क में है, यूएसए, रशिया खुद, इसी तरह यूरोप के बहुत सारे मुल्क, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। यहाँ पे आपको पर कैपिटा एनर्जी यूजेज नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान में जो हमसे रेलेवेंट मुल्क हैं, हमारे करीब इंडिया है, हमारे करीब चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स को आप देखें तो हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं पर कैपिटा। अगेन इसका मतलब ये है कि नंबर एक, हमारी इंडस्ट्री नहीं चल रही, नंबर टू, हम एनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा इस्तेमाल करना। तो ये मैंने आपको जो वेबसाइट बताई, आर वर्ल्ड एंड डेटा, आप उसमें जाके तो किसी भी मुल्क का ये देख सकते हैं, पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क का क्या ट्रेंड है आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइस नज़र आ रही है। क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 2012-13 में। आपको याद होगा उस वक्त ठीक ठाक क्राइसिस आ गया था हमारे मुल्क में भी। हम लोग जो है 20-20 घंटे हमारे मुल्क में लोड शेडिंग वगैरह होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हुई। उसमें ज़ाहिर है आईपीपीज भी लगी हैं और क्रूड ऑयल की प्राइस भी नीचे आती गई। 2000, अभी साल दो पहले दोबारा प्राइस ऊपर गई थी, उतनी ऊपर नहीं गई लेकिन ऊपर गई थी, और अब फिर नीचे आई, और अभी 2026 में आज जब हमारी क्लास हो रही है तो बहुत नीचे है प्राइस। 395 पे है, यानी बैरल्स में आप देखें तो हम बिल्कुल सिक्सटीज़ के शुरू में आ गए हैं, या उससे भी नीचे आ गए हैं। 60 डॉलर के आगे पीछे घूम रहा होता है पर बैरल। अब ये कितना अरसा रहेगा वी डोंट नो। कोई ईरान के साथ क्राइसिस बढ़ जाता है, या कोई और इस तरह का क्राइसिस आ जाता है तो ये ऊपर चली जाएगी। और अगेन फिर जब ऑयल की प्राइस ऊपर जाती है तो जो हमारे जैसी अनस्टेबल छोटी इकोनॉमीज होती हैं वो एकदम बहुत सीरियस ट्रबल में आ जाती हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं एनर्जी एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटी क्या चीज़ होती है? एक्सटर्नैलिटी इज़ बेसिकली कॉस्ट दैट समवन एल्स पेज। यानी आप तो सोलर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कोई और उसके पैसे दे रहा है। इस चीज़ को हम एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। तो इसको ज़रा खोलते हैं, मज़ीद डिटेल में देखते हैं कि क्या चीज़ है। अ, जैसे क्लाइमेट चेंज है, हम ऑयल इस्तेमाल करें तो हम पोल्यूशन कर रहे होते हैं। पोल्यूशन से फिर क्या होता है कि लाहौर में स्मॉग होती है 2-3 महीने। अब आप लोग जो इस्लामाबाद में रह रहे हैं आपको पता होगा कि इस्लामाबाद में भी अब एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ते की स्मॉग आनी शुरू हो गई है। वो ज़ाहिर है अगर यही हमारे ट्रेंड रहे तो वो आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। और इससे जो एयर पोल्यूशन होती है उससे इमीडिएट हेल्थ के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। आपको, आप सब ने देखा होगा इस्लामाबाद में एलर्जीज कितनी बढ़ गई हैं। लाहौर में तो खैर वैसे ही बहुत सीरियस इशू बन गया है हेल्थ का। और इससे होता क्या है कि हेल्थ के बिल बढ़ जाते हैं। हेल्थ के बिल का मतलब है कि फिर जो आपके पास पैसे मौजूद हैं हुकूमत के पास, वो डेवलपमेंट पे या किसी और काम पे नहीं लगा सकते, बल्कि लोगों की सेहत अच्छी करने में लगाएंगे। इसी तरह आपके रिसोर्स डिप्लीशन होती है। यानी ये जो तेल है, ये सिर्फ हमारे लिए तो नहीं है ना, ये तो हमारी अगली नस्लों के, उनकी अगली नस्लों के, उन और वगैरह वगैरह। इसी तरह जंगलात सिर्फ हमारे लिए तो नहीं है कि हम काट के खा जाएं सारे, और हमारे अगले लोग जो है वो उनके लिए अवेलेबल ना हो और वो गर्मी से मर जाएं। इसी तरह दरिया का पानी वगैरह। तो रिसोर्स डिप्लीशन जो है वो एक एक्सटर्नैलिटी है जो आप आज इस्तेमाल करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन इसकी कॉस्ट कोई बाद में पे कर रहा होगा। इसी तरह जियो पॉलिटिकल रिस्क होते हैं। यानी आज आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर लें
केयरलेस हो जाएं, रिसोर्सेज को ध्यान ना दें, कल को जिस वक्त आपको पता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त क्या है ना, तो आप जब रिस्क में ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे कि आप वल्नरेबल होंगे, तो जाहिर है फिर जो दूसरी फोर्सेस होती हैं वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो एक्सटर्नैलिटीज़ को हमेशा आपने जहन में रखना है। और एक चीज़ याद रखें कि एनर्जी प्राइसिंग जो है वो हमेशा ट्रू कॉस्ट को नहीं रिफ्लेक्ट कर रही होती। ज़्यादातर आप सब्सिडाइज्ड एनर्जी पे चल रहे होते हैं। थोड़ी देर में हम देखेंगे पाकिस्तान में कॉस्ट्स क्या हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको ग्रिड की कॉस्ट बताई, तो ग्रिड पूरे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो बड़े वाले 11,000 केवी के खंभे लगे हुए हैं, इनका एक दायरा बिछा हुआ है पूरे पाकिस्तान में। उसमें बिजली चल रही है, जिसमें बिजली बनाने वाले बिजली डालते हैं, बिजली इस्तेमाल करने वाले बिजली निकालते हैं। उसकी कॉस्ट का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि वो जो मोटी वाली तार होती है जो उस पर लगी होती है, उसकी कॉस्ट आजकल 1 मीटर की 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स की। तो वो कॉस्ट ज़ाहिर है कोई ना कोई पे करता है, उसकी मेंटेनेंस किसी ना किसी ने पे करनी है। तो आप मैं अपने घर पे फैक्ट्री पे सोलर लगा भी लेंगे, तो वो दैट कॉस्ट इज़ गोइंग नो वेयर, वो किसी ना किसी ने पे करनी है। तो आप इस तरह नहीं पे करेंगे तो वो आपके पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देंगे, उस तरह नहीं पे करेंगे तो टीवी के बिल में डाल देंगे, लेकिन वो कॉस्ट किसी ना किसी ने पे करनी है। तो ये सब एक्सटर्नैलिटीज़ हैं जो कि फ्यूल की कॉस्ट में, एनर्जी की प्राइस में नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वी हैव टू पे देम वन वे और अनदर। तो इस बैकग्राउंड के साथ अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि अगर सारी की सारी एक्सटर्नैलिटीज़ प्राइस्ड इन हों, हर एनर्जी सोर्स की सारी एक्सटर्नैलिटीज़, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लेशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क वगैरह वगैरह, तो कौन सा एनर्जी सोर्स लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली फिर रिन्यूएबल ही इस्तेमाल करेंगे, नॉन रिन्यूएबल कम से कम इस्तेमाल होगा। लेकिन वो एक अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, ट्रेजिडी ऑफ द कॉमन्स, यानी वो चीज़ें जो सबकी सांझी होती हैं, उनका कोई भी ख्याल नहीं करता, और वो उस वक्त समझ आती है कि जब वो ख़त्म हो जाती हैं। तो हमारे अनफॉर्चुनेटली एनर्जी का की तरफ भी हमारा बिहेवियर अब कुछ कुछ ठीक हो रहा है, जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन जब तक प्राइसेस कम थी तो हमारा बिहेवियर इसकी तरफ ऐसा ही था, बहुत नेगेटिव था। आगे चलते हैं जी। रेगुलेटरी लैंडस्केप, इससे रिलेटेड क्या है क्लाइमेट और रेगुलेटरी लैंडस्केप? तो एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट। इसके मुताबिक पूरी दुनिया ने, ये कुछ मुल्कों को छोड़ के जिसमें अमेरिका स्पेसिफिकली बड़ा स्टैंड्स आउट, उन्होंने एग्री किया हुआ है कि वो ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री से कम रखेंगे, बट एक पर्टिकुलर टाइम तक, 2050 की रेंज में टाइम है, और प्रेफरेबली 1.5 डिग्री तक लेके जाएंगे। इसी तरह नेट ज़ीरो प्लेजेस किए हुए हैं बहुत सारे मुल्कों ने, कि जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि 2050 तक हम नेट कार्बन प्रोड्यूसर्स नहीं रहेंगे, हमारा कार्बन प्रोडक्शन ज़ीरो होगी। इसी तरह कॉर्पोरेट साइंस बेस्ड टारगेट्स हैं कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपनी एमिशंस की रिडक्शन को वो क्लाइमेट साइंस के साथ लिंक कर रही हैं। मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये कैरियर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब कह लें कि क्लाइमेट एनर्जी मैनेजर्स जो हैं वो अब इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। और फाइनली क्लाइमेट रिस्क डिस्क्लोजर जो है, TCFD, अब ये एक फाइनेंशियल रिस्क की तरह रिपोर्ट किया जाता है। इसकी डिटेल्स ऐसी ही रिपोर्ट की जाती हैं जैसे आप फाइनेंशियल रिस्क को रिपोर्ट करते हैं। तो द की मैसेज इज़ के एनर्जी रिलेटेड रेगुलेशंस जो हैं वो अब ऐसा नहीं है, वो जो इमरान खान कहते थे ना, तब्दीली आ नहीं रही आ गई है। तो ये रेगुलेटरी चेंजेस जो हैं ये अब आ नहीं रही, अब ये आ गई हैं, दे आर ऑलरेडी इन द मार्केट। और हमारी जैसी इकोनॉमीज़ जो है, चाहे हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी इसको मैंडेट करे या ना करे, हमने जिन जगहों पे एक्सपोर्ट करना है, जो हमारी फर्म्स एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट्स वगैरह को फेस करेंगी, चाहे हम हमारी आंखें खुली रहें बंद रहें, वो वहाँ पे आ चुकी है। और उसकी आउटकम ये निकल रही है कि अब हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा जी, ये कुछ अभी हमने एनर्जी यूजेज के बारे में बात की, तो कुछ मज़ीद इश्यूज देखते हैं कि
जो ऑयल इंपोर्ट होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम मज़ीद आगे डेटा देखेंगे। ऑयल इंपोर्ट जो है वो डायरेक्टली हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है। पाकिस्तान जैसे भी ये प्राइसेस कम है तो किसी हद तक कम कर रहा है, लेकिन स्टिल एक बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा अभी भी ऑयल इंपोर्ट्स, तकरीबन सब मुल्कों का होता है। और जाहिर है फिर इसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस होती हैं। हमें इन जिन मुल्कों से हम तेल लेते हैं, हमें फिर उनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं, उनके उनसे जाके रोल ओवर कराने पड़ते हैं। जो बड़े बड़े मुल्क हैं ये सारे हैवी इंपोर्टर्स हैं एनर्जी सप्लाईज के, क्योंकि इवन फॉर एग्जांपल चाइना है, तो चाइना में अगर नॉर्थ में तेल निकल भी रहा है तो जो उसका साउथ चाइना सी है वहाँ तक तेल पहुँचाने से ज़्यादा उसको सस्ता पड़ता है कि वो फिलीपींस से वगैरह से ख़रीद ले। इसी तरह जो दूसरी शंघाई वगैरह वाली साइड है तो उसको सस्ता पड़ता है कि वो कोरिया वगैरह से ख़रीद ले। तो सारे मुल्क जो हैं वो हैवी इंपोर्टर्स हैं एनर्जी के, इंक्लूडिंग यूएस, सारे के सारे। ईयू के बारे में कहते हैं कि 2030 तक वो 85% डिपेंडेंट होगा, और मेजॉरिटी उसकी डिपेंडेंस रशिया और यूक्रेन पे है। और उसी वजह से आप देख रहे हैं कि वहाँ पे एक बड़ा सीरियस जियोपॉलिटिकल इशू बना हुआ है, और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज बने हुए हैं बहुत सारी यूरोपियन मुल्कों के लिए भी। आपने म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में ईयू और इवन फ्रेंच प्रेसिडेंट का जो जो एड्रेस था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उन्होंने इस चीज़ को बहुत डिटेल में एड्रेस किया था। इसी तरह यूएस, चाइना, इंडिया, ये सारे नेट इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टर्स हैं ऑयल के, एनर्जी के, गैस के। और जिस जितना जो मुल्क जितना रिलायंट होता है इम्पोर्टेड एनर्जी पे, वो उतना लॉस ऑफ एनर्जी के रिस्क को एक्सपोज्ड होता है। और जो हमारे जैसे मुल्क हैं, डेवलपिंग मुल्क हैं, हमें एक बहुत बड़ा फिर इकोनॉमिक इंसेंटिव है कि हम एनर्जी को इस तरह मैनेज करें कि हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट हों, या अ, हम कम से कम हाई रिस्क पे ना हो कि कहीं हम हमारी नेशनल सिक्योरिटी उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अच्छा जी, ये एक और कह लें कि सेट ऑफ फिगर्स है जो कि आपको समझाती है कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करके, मैं डिटेल में नहीं जाता इसके, आप इसको खुद डिटेल में देख लें। लेकिन ये तस्वीर आपको बेसिकली ये बता रही है, ऊपर अगर आप ये जो छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बने हुए इनको देखें, तो लाल वाले हमारे क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं। ये 2024 के डेटा को मैंने लिंक किया हुआ है, और 2021 भी रखा हुआ है ताकि आप कंपेयर कंपेयर कर सकें कि तेल की कीमतें गिरने की वजह से क्या हुआ है। तो हमारी जो इंपोर्ट्स हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, वो टोटल इंपोर्ट्स के तकरीबन आधा, यानी ठीक ठाक बड़ा हिस्सा बनती है। और जो हमारी टोटल इंपोर्ट्स हैं वो हमारी एक्सपोर्ट से कम है, ज़्यादा है। यानी हम बेचते कम है, ख़रीदते ज़्यादा हैं। और ये हमारी जीडीपी का ठीक ठाक बड़ा हिस्सा बनती है हमारी इंपोर्ट। जैसे आजकल हमारी इंपोर्ट्स तकरीबन वेरी करती रहती हैं, लेकिन 60-70 बिलियन के आगे पीछे रहती हैं। जीडीपी हमारा 350 के आगे पीछे रहता है। इसी को अगर आप कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो इंडिया का भी आप ही की तरह ग्राफ है, लेकिन एक बड़ा फ़र्क ये है कि उनकी टोटल इंपोर्ट्स उनकी जीडीपी का इतना बड़ा हिस्सा नहीं जितना हमारा हिस्सा है। और दूसरा, उनकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट से ज़्यादा हैं, यानी वो जितना बेचते हैं उससे कम ख़रीदते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर इंडिया जो है वो कम डिपेंडेंट है बाकी मुल्कों के ऊपर, वो अपनी बात मनवा सकता है, वो उसको किसी की बात ज़बरदस्ती नहीं माननी पड़ती है, वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी पे स्टैंड ले सकता है। हमें ज़ाहिर है, हमें फिर बहुत से मुल्क इन्फ्लुएंस करते हैं जिन्होंने हमें तेल दिया हुआ है, जिन्होंने हमें पैसा दिया हुआ है, जो हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो गैप होता है उसको कवर करने के लिए हमें हर साल ज़ाहिर है कर्जा लेना पड़ता है। तो वो जिनसे आप कर्जा लेते हैं फिर वो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज बनते हैं वहाँ पे। अब जी देखते हैं कि एनर्जी ट्रांजिशन के पाथवेज जो हैं वो क्या क्या हैं। पहले इसको देखते हैं कि ये इन सब का मतलब क्या है। रिन्यूएबल्स जो होता है, पाथवेज का बेसिकली मतलब ये होता है कि अब आपने आगे किधर जाना है, ट्रांजिशन करनी है आपने, तो आपने किस चीज़ से किधर जाना है। तो थोड़ी देर में हम पाकिस्तान का मिक्स भी देखेंगे। तो रिन्यूएबल्स क्या होता है, सोलर, विंड। इनकी ख़ास बात यह है कि इनकी कॉस्ट बहुत डिक्लाइन हो रही है, दोनों की शार्पली डिक्लाइन हो रही है। पिछले 10-15 साल में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई, और आगे मज़ीद डिक्लाइन होगी। जो स्टोरेज है, स्टोरेज जो है वो बेसिकली आपको इंटरमिटेंसी मैनेजमेंट करने का एक स्पेस देती है।
यानी जब अब ब्राउन आउट हो जाए, ब्लैकआउट हो जाए, तो उस वक्त आप के पास क्या ऑप्शंस हैं। ये स्टोरेज से आता है, ज़ाहिर है ये एक ट्रांजिशन पाथवे है। फिर न्यूक्लियर जो है, ये स्टेबल बेस लोड है, लेकिन इसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो आपने लगा लिए अच्छे टाइम में, अब वो आपको रिटर्न्स दे रहे हैं, लेकिन इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। जो हाइड्रोजन है बेसिकली ये फ्यूचर का फ्यूल है, लेकिन अभी भी ये टेक्नोलॉजिकली उसकी कॉस्ट इतने लेवल पे नहीं आई है कि उसको मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जा सके। इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में हमने बात की कि गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रीफाई हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, और इंडस्ट्रियल शिफ्ट भी आ रही है। इसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन बड़ी बात जहन में आपने ये रखनी है कि ट्रू इलेक्ट्रिफिकेशन तब होगी कि जब आप बिजली जो बना रहे हैं, जिस बिजली से गाड़ी चलती है, वो बिजली ठीक तरीके से बने। अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बिजली तेल से बनाएं, उस तेल के को आप वल्नरेबल हों, वो इन्वायरमेंट को भी ख़राब कर रहा हो, क्लाइमेट को भी ख़राब कर रहा हो, आपको स्मॉग भी दे रहा हो, और उससे आप बिजली बना के तो उससे गाड़ियाँ चला रहे हो, तो दैट वो ज़ाहिर है वो कोई ऐसी अक्लमंदी वाली बात नहीं है, अनलेस के आप जिस जगह पे बना रहे हैं वहाँ पे आप कार्बन को मैनेज करें और उसको इन्वायरमेंट में ना जाने दें। और डिमांड रिडक्शन, इसके बारे में हमने बात की कि चीपेस्ट ऑप्शन हमेशा यही होता है कि आप अपनी डिमांड कम करने की कोशिश करें। आपके ख्याल में पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है, हम कह लें कि हम लोग कैपिटल कंस्ट्रेंट भी हैं, हम इंपोर्ट डिपेंडेंट भी हैं, हमारे पास सोलर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो हमारे आपके ख्याल में हमारा पाथवे क्या होना चाहिए? तो नेचुरली हमारा पाथवे बनता है कि हम उस चीज़ पे फोकस करें जो हमारे पास है, यानी सोलर। विंड के बारे में हम बात करेंगे, पाकिस्तान में बहुत सिर्फ दो जगहों पे यूजेबल विंड है। इंशाल्लाह जब हम आगे डिटेल में टेक्नोलॉजीज पे जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। तो सोलर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। फिर स्टोरेज पे, यानी सोलर से बिजली बने और किसी तरह स्टोर हो। वो अब बैटरीज की टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, क्या बैटरीज के अलावा कोई ऑप्शन है स्टोर करने की? और साथ साथ डिमांड मैनेजमेंट के, हम लोग जो बिजली बना रहे हैं उसको इस तरह मैनेज करें कि जिसको जिस वक्त ज़रूरत है उसको उस वक्त मिल जाए और ज़ाया ना हो। और इसी तरह हमें इलेक्ट्रिफिकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए अगर हम सोलर से जनरेट कर रहे हैं, ताकि हमें तेल कम से कम इंपोर्ट करना पड़े। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जी, LCOE। आपने रिसेंटली जो सोलर के बारे में बहुत बात हो रही है ना, कि हमने इसकी नेट मीटरिंग ख़त्म कर दी है और अब हम एक और नए मॉडल पे आ गए हैं, तो वहाँ पे ये टर्म आपने सुनी होगी, लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी। लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी बेसिकली, इसको आम जुबान में कह लें तो ये एक KPI है, या डिसीजन मेट्रिक है, या परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, जो बेसिकली आपको ये बताता है कि जो आप जिस तरीके से भी बिजली बना रहे हैं, अ, इसकी टोटल लाइफ टाइम कॉस्ट कितनी है, और टोटल लाइफ टाइम में ये एनर्जी कितनी बनाएगा। इन दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं कि टोटल इस पे खर्चा कितना आएगा और टोटल ये बिजली बनाएगा कितनी। तो है ये मैथमेटिकल है, तो मैं उसकी डिटेल में आपको भी बड़ी बड़ी बात बता देता हूँ, फिर मज़ीद देखेंगे आगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इससे टेक्नोलॉजीज को कंपेयर कर सकते हैं। यानी देखने में तो लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ आज बहुत सस्ती मिल रही है, लेकिन उसकी लाइफ टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह यानी एक इट्स अ फेयर कंपैरिजन ऑफ टेक्नोलॉजीज। इसी तरह ये आपको बैंकेबिलिटी, यानी आप उस पे फाइनेंशियली रिलाई कर सकते हैं कि नहीं, फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं। एक पर्टिकुलर एनर्जी का मॉडल ये आपको LCOE बताता है, क्योंकि वो आपको ज़ाहिर बता रहा होता है कि इस पे खर्चा कितना होगा इसकी लाइफ टाइम में, और इससे निकलेगा कितना। इसी तरह ये आपको जहाँ जहाँ आपने सब्सिडीज़ देनी है, पॉलिसी बनानी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, उस पर आपको ये गाइड करता है कि फिर आप कौन सा काम करें और किस तरफ सब्सिडी दें। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की LCOE बहुत ज़्यादा है, तो फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसकी तरफ नहीं जाना चाहेगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन उसकी तरफ नहीं जाना चाहेगी। और इसी तरह ये टैरिफ डिज़ाइन को भी, जो भी तो हमने थोड़ी देर पहले बात की, सोलर के टैरिफ में गवर्नमेंट सीरियस चेंजेस लेके आई है, तो वो LCOE कैलकुलेट करके उनको पता लगा कि इसकी लेवलाइज्ड कॉस्ट अब कितनी होनी चाहिए। इसके कंपोनेंट्स में बेसिकली दो किस्म के कंपोनेंट हैं, एक कॉस्ट के कंपोनेंट है, और एक परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पैरामीटर्स है। कॉस्ट में इसकी कैपिटल कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स। फिर फ्यूल की कॉस्ट, कितना फ्यूल लगता है इस पे। जैसे फॉर एग्जांपल सोलर में कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर आप डीजल का प्लांट लगाएंगे तो उस पर फ्यूल आएगा। सोलर पे कैपेक्स बहुत कम हो गया और OPEX ज़ीरो के बराबर है।
इसी तरह डीकमिशनिंग कॉस्ट कितनी है किसी चीज़ की, बैटरीज की काफ़ी ज़्यादा हो सकती है फ्यूचर में। इसी तरह इसकी सैल्वेज या रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, जब ख़त्म हो जाएगा तो कितने का बिक जाएगा। परफॉर्मेंस में डिस्काउंट रेट क्या है, यानी आपको पैसा कितने पे मिल रहा है। जब आप कोई प्लांट लगाते हैं तो ज़ाहिर है कर्जा लेंगे, बैंक से पैसे लेंगे, अपने पैसे लगाएंगे, उसकी कोई कॉस्ट होती है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैपेसिटी फैक्टर क्या है इस पर्टिकुलर आपके टेक्नोलॉजी का। फिर इसी तरह इस सिस्टम की लाइफ कितनी है, और कितनी बिजली ये जनरेट करेगा। तो एल सी ओ ई इट्स अ मेट्रिक, इसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये एक और डेटा सेट है, इसमें जो लेफ़्ट साइड वाले फिगर है इसमें आप देखें तो ये आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ एनर्जी के सोर्सेज की, ऑयल और गैस को छोड़ के, कॉस्ट्स कैसे कम हुई हैं पिछले 10-15 सालों में। तो आप देखें ग्रीन कलर का जो है ये सोलर है, पीवी फोटोवोल्टाइक। तो ये 0.4 डॉलर से कम हो, 40 सेंट से कम होके अब ये 3-4-5 सेंट के करीब पहुंच गया। इसी तरह जो सीएसपी है, कंसंट्रेटेड सोलर पावर, वो भी काफ़ी कम हो गया है और शायद ये फ्यूचर में और ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसी तरह आप देखें ऑफशोर विंड को, ऑफशोर विंड काफ़ी कम हुई है, ऑनशोर विंड उससे भी ज़्यादा कम हुई है। तो सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। बायो एनर्जी थोड़ा इसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि वो रिन्यूएबल एक सेंस में है, लेकिन डिप्लीट होती है वो। जो राइट साइड वाला ग्राफ है इसमें आप देखें तो ये आपको बेसिकली बता रहा है कि 2009 और 2024 के दरमियान मुख्तलिफ अगेन चीज़ों की प्राइस में कितनी कमी आई है। तो सोलर को आप देख लें फॉर एग्जांपल, रेड कलर का जो सबसे ऊपर 496 से डॉलर्स फॉर एवरी मेगावाट आवर कम होके वो 60 पे आ गया है। इसी तरह मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को आप देख सकते हैं। ये अगला डेटा है, ये आपको बता रहा है कि दुनिया में इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस क्या चल रही हैं। तो डोमेस्टिक की जो वर्ल्ड एवरेज है वो तकरीबन 170 US डॉलर्स पर मेगावाट आवर चल रही है, और जो इंडस्ट्रियल है वो 162 के करीब चल रही है। जो डोमेस्टिक है उसमें लिबिया और ईरान दुनिया में सबसे सस्ती बिजली देते हैं अपने लोगों को। जो आयरलैंड, इटली, बर्म्यूडा वगैरह ये दुनिया में सबसे महंगे हैं। इंडस्ट्रियल में जर्मनी, यूके और जापान दुनिया में सबसे महंगे हैं, और कतर और सऊदी अरेबिया सबसे सस्ते हैं। पाकिस्तान जो है वो देखें तो डोमेस्टिक में तकरीबन वर्ल्ड एवरेज के करीब थोड़ा सा ऊपर है। इंडस्ट्रियल में वर्ल्ड एवरेज से थोड़ा सा नीचे है पाकिस्तान, 161 पे है। इंडिया को अगर आप देखें तो इंडिया दोनों में वर्ल्ड एवरेज से काफ़ी नीचे है। डोमेस्टिक में स्पेशली इंडिया हमसे काफ़ी नीचे है। हमसे आधे से भी कम में वो बिजली देते हैं अपने लोगों को, और अपनी इंडस्ट्री को भी हमसे तकरीबन वो 25-30% कम में देते हैं। आगे चलते हैं जी। ये पाकिस्तान का लैंडस्केप है कि पाकिस्तान में ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो भी करंट सर्वे है उसमें से डेटा लिया हुआ है। ये आपको बता रहा है कि पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, ऊपर वाला टेबल, और नीचे वाला बता रहा है कि बिजली बनती कितनी है। तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी तकरीबन आप देख सकते हैं 46,000 मेगावाट के करीब है, जिनमें से सबसे ज़्यादा थर्मल है, थर्मल यानी ऑयल से। उसके बाद दूसरे नंबर पे हाइडल है यानी डैम्स। उसके बाद रिन्यूएबल्स हैं। रिन्यूएबल आप देखें तो 5,680 लिखा हुआ है, और ये पिछले साल से एकदम डबल हो गई है। यानी पिछले साल ये 2,800 था और अभी 5,680 है। उसकी वजह ये है कि इसमें नेट मीटरिंग वाले 3,000 मेगावाट आए हुए हैं। अब ये मार्च, जुलाई टू मार्च 25 की बात हो रही है ना, हम इससे एक साल और आगे आ चुके हैं। डेटा अभी नहीं आया, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आएगा मिड ईयर में, तो हमें पता लगेगा कि इसमें मज़ीद काफ़ी सोलर ऐड हो गया है। तो तकरीबन यहाँ पे 2,813 लिखा हुआ है, तो अभी जो एस्टिमेट्स हैं वो 4,000 से भी ऊपर के हैं। जो जनरेशन की बात है तो आप उसमें आप देख सकते हैं कि अगेन सबसे ज़्यादा हाइडल से जनरेशन हो रही है 30% के करीब। उसके बाद थर्मल से हो रही है, आईपीपीज़ जो तेल की आईपीपीज़ हैं
सॉरी, सबसे ज़्यादा तेल के आईपीपीज, फिर हाइडल, फिर न्यूक्लियर, और सबसे कम रिन्यूएबल्स। तो एनर्जी का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि एनर्जी जो है, इट इज़ बिकमिंग अ डेटा प्रॉब्लम एज मच एज एन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि स्मार्ट ग्रिड्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रही हैं रियल टाइम बैलेंसिंग के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया। और स्मार्ट ग्रिड को देखना होता है कि बहुत डिटेल में कि किस जगह पे कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मीटर्स हैं वो ग्रैनुलर लेवल पे कंजम्पशन को देखते हैं कि घर में फ्रिज कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है, एसी कब अ, बंद हो रहा है, कब कब ऑन होता है, कब बंद होता है, घर में लोग कब दाखिल होते हैं। तो वो बहुत स्मार्टली उस चीज़ को मैनेज करता है, वो डेटा फिर आपके साथ शेयर करता है, और आप अकॉर्डिंगली अपनी ग्रिड को, अपने इलाके की बिजली को मैनेज करते हैं। डेटा एनालिटिक्स में आप देखते हैं कि वेस्टेज के पैटर्न्स क्या हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और फिर उनको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। एड्रेस करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। लोगों की एजुकेशन एक चीज़ हो सकती है, प्राइस को वेरी करना दूसरी चीज़ हो सकती है, बैलेंसिंग करना तीसरी चीज़ हो सकती है। फाइनली एआई ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली आप लोड फोरकास्टिंग करते हैं एआई की मदद से, और अकॉर्डिंगली फिर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस अपनी शेड्यूल करते हैं। आप अब चीज़ों को उसी हिसाब से ठीक कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि रास्त का हमारा सिस्टम है, बैंक्स का सिस्टम है, वो रात को 1-2 बजे उनको पता होता है, उन्होंने देख लिया है कि एआई के थ्रू के हमारे लोग इस वक्त इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, उस वक्त वो अपनी सॉफ्टवेयर को डाउन कर देते हैं और अपनी मेंटेनेंस कर लेते हैं। अच्छा जी। तो बेसिकली जो एनर्जी की ट्रांजिशन कह लें जो हो रही है, ये कैरियर्स में भी इसी तरह ट्रांजिशन हो रही है। यानी ये जो मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, अब इसी में लोगों की क्वालिफिकेशन भी चाहिए कि वो एक्सपर्टीज हासिल करें, और जॉब्स भी इस तरफ जा रही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बड़ी बड़ी आपको ये बताऊं कि ये लेबर मार्केट की शिफ्ट भी है, ये खाली टेक्निकल शिफ्ट नहीं है। और जो हमारे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स हैं ग्लोबली, उनमें एआई के बाद जो है रिन्यूएबल्स और जो पावर की एफिशिएंसी है, ये एक बहुत बड़ा फिगर यहाँ पे आ रहा है। और इसमें जो हाइब्रिड कैरियर्स हैं लोगों के, उनमें एनर्जी, फाइनेंस, डेटा, इसको मिक्स करके एक्सपर्ट्स बन रहे हैं। इस तरह कार्बन अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह एक स्टैंडर्ड एरिया बन रहा है एक्सपर्टीज़ का। इसी तरह एआई जो है वो ग्रिड मैनेजमेंट में एक मेजर स्पेशलाइजेशन के तौर पे सामने आ रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, वो हो सकता है कि आप पावर प्लांट्स में काम ना करें, लेकिन डेफिनेटली आप जहाँ पे भी काम कर रहे होंगे, वहाँ ये ज़रूर होगा कि एनर्जी जो है वो प्रॉफिट्स को या उस सस्टेनेबिलिटी को अफेक्ट कर रही होगी। और जो लोग यहाँ पे एक्सपर्टीज़ रखते होंगे, वो उनके करियर के ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो स्किल सेट्स जो बेसिकली, जी, तो जो स्किल सेट्स रिक्वायर्ड होंगे, उनमें फाइनेंशियल मॉडलिंग, ऑब्वियसली एनर्जी से रिलेटेड, आपकी डेटा एनालिटिक्स, पॉलिसी लिटरेसी, स्ट्रेटजी के एंगल से देखना पॉलिसी को, जिसके अंदर फिर सब्सिडीज आ जाती हैं, टैरिफ्स कहाँ पे सेट करने हैं, एलसीओई के बारे में हमने जो बात की, वो किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, और उस तरह हमने क्या चॉइस लेनी है। इसी तरह रिस्क असेसमेंट, कौन सी आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कितना रिस्की है मुख्तलिफ एंगल से, और सिस्टम थिंकिंग, यानी ओवरऑल देखना कि हम अब एक एनर्जी मैनेजमेंट के सिस्टम को कैसे चलाएंगे। तो बेसिकली जी, एनर्जी मैनेजमेंट जो है ये आपकी कह लें कि वो एनर्जी जो आपको बनानी ही ना पड़े, वही सबसे अच्छी एनर्जी है। यानी जो आप सेव कर लें, वही सबसे अच्छी एनर्जी है आपकी। आप अगर आप एनर्जी मैनेजमेंट अच्छी तरह करेंगे, तो इट कैन सब्सटैंशली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एनर्जी और उसकी कंजम्पशन। और जितनी एनर्जी आप बचाएंगे वो कहीं और इस्तेमाल होगी। इसीलिए इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं कि इसको हम न्यू एनर्जी कहते हैं। यानी वेल मैनेज्ड एनर्जी जो है, वो उसमें कुछ एनर्जी बच जाएगी, और वो हमारी न्यू एनर्जी होगी, जिसको हम किसी और बेहतर जगह पे इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एनर्जी मैनेजमेंट जो है,
ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, और जो लार्ज स्केल एनर्जी प्रोडक्शन है उससे कंपेयर करें तो ये, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, कि पैसे बचाती है आपके काफ़ी सारे। और यानी ना सिर्फ ये इन्वायरमेंटली और सोशली इट मेक्स सेंस, बल्कि फाइनेंशियली इट मेक्स सेंस। और आप देखें, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे ना, तो ये सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि हमें ज़बरदस्ती समझाएगा एनर्जी की प्राइस बढ़ा बढ़ा के। और एक वक्त आएगा कि हम खुद फिर एक एक कतरा बचा रहे होंगे। उससे अच्छा बेहतर ये है कि हम खुद समझ लें। डेवलपिंग मुल्कों में ये चीज़ लोग समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा समझते हैं, इसलिए वहाँ पे एक तरह की स्टेबलाइजेशन आ गई है। हम इस वक्त उस समझने के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। हमें ज़बरदस्ती समझाया जा रहा है, और जिस तरह हर चीज़ में हम लोग करते हैं कि लेट हो जाते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो लेकिन ऑब्वियसली आप लोग जो हम लोग जो ये चीज़ें पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, तो हम वी आर सपोज टू बी मोर लिटरेट, और हमसे ये समझ दूसरों तक पहुंचनी चाहिए। और आखिर में लिखा हुआ है कि while energy management cannot solve all the nation's problems, it can surely ease the strain on our environment and give us time to develop the new energy sources. तो ये जो हमारा कोर्स है, इंशाल्लाह इट इज़ नॉट अबाउट किलोवाट्स, इट्स अबाउट मैनेजिंग एनर्जी एज अ परफॉर्मेंस ड्राइवर। और अकॉर्डिंगली हमारी इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी कि हम पहले एनर्जी सिस्टम्स को समझेंगे, और उससे हम उस तरफ जाएंगे कि एनर्जी को एक एक कह लें कि स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस ड्राइवर के तौर पे कैसे मैनेज करें। थैंक यू जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।